जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, या सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहां आपके लिए ऐसे चुनिंदा प्रश्न लेकर आए जो आपके पेपर में सीधे छपेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब कि आपको गलत विकल्प छांटना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको गलत विकल्प छांटना है। तो डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, एकदम सही है, गलत विकल्प नहीं है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, तो यह भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, यह भी एकदम सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई है, यह विकल्प जो है गलत विकल्प दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेल्सियस वास्तव में तापमान की इकाई है, उष्मा की नहीं। उष्मा की एसआई इकाई क्या है, तो उष्मा की एसआई इकाई जूल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजी कहते हैं उसे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन की शाखा है। इसमें कीटों की संरचना, जीवन चक्र और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अन्य विकल्प की बात करें तो एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन ए जो दिया एंथ्रोलॉजी या पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। पेंटिनोलॉजी की बात करें ऑप्शन सी तो यह जीवाश्म के अध्ययन से संबंधित है। और सिल्वीकल्चर की बात करें तो यह वनों के प्रबंधन और वृक्षारोपण से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा दी गई थी। आपसे पूछा है कि वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा दी गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरोलस लीनियस के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विनाम पद्धति की बायोनोमिकल जो कि द्विनाम पद्धति की शुरुआत कैरोलस लीनियस ने की कि इस पद्धति में प्रत्येक जीव का नाम दो भागों जीन्स और स्पेसीज में होता है। उदाहरण के तौर पर होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो कि है। बाकी विकल्पों की बात करें तो चार्ल्स डार्विन, इन्होंने विकासवाद दिया। अरस्तु की बात करें तो जीवों का प्रारंभिक वर्गीकरण किया, लेकिन नामकरण प्रणाली से नहीं दी। और लेमार्क की बात करें तो विकास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया। कैरोलस लीनियस को टैक्सोनॉमी का जनक भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिए कि कैरोलस लीनियस को टैक्सोनॉमी का जनक भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा विलुप्त होते प्राणियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि विलुप्त होते प्राणियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पैलियोन्टोलॉजी कहते हैं उसे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पैलियोन्टोलॉजी में जीवाश्म और विलुप्त जीवों का अध्ययन किया जाता है। इससे पृथ्वी के प्राचीन जीवन और विकास का पता चलता है। डायनासोर जैसे जीवों की जानकारी इसी शाखा से मिलती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एंटोमोलॉजी जो दिया है कीटों का अध्ययन करते हैं इसके अंदर। सिल्वीकल्चर अभी हम लोग पढ़े हैं, वनों और पेड़ों का प्रबंधन इसके अंतर्गत करते हैं। और एंथ्रोलॉजी इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न आप लोग राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा है केचुआ यानी कि अर्थवर्म निम्न में से किस प्राणी संघ से संबंधित है। आपसे पूछा है कि केचुआ जो है अर्थवर्म निम्न में से किस प्राणी संघ से संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एनेलिडा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केचुआ अर्थवर्म जो है का शरीर खंडों में बटा होता है, इसलिए यह एनेलिडा संघ में रखा गया है। एनेलिडा शब्द लैटिन शब्द एनुलस यानी कि छल्ला या रिंग से बना है। इसके शरीर पर खंड दिखाई देते हैं और ये वृत्ताकार तथा लंबोत पेशियों से युक्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर केचुआ, जोक आदि। बाकी विकल्पों की बात करें तो आर्थ्रोपोडा जिनके पैर जोड़ों वाले होते हैं जैसे कीट, मकड़ी, केकड़ा आदि। मोलस्का की बात करें तो जिनका शरीर मुलायम और खोल से ढका होता है जैसे घोंगा, ऑक्टोपस। और प्रोटोजोआ की बात करें तो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। बताइए इसका
राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो कैल्सीफेरॉल अस्थिरगणता उससे होता है, एकदम सही है। नियासिन से पेलाग्रा नामक रोग होता है, या भी सही है। कोबालामिन से सांगतिक रक्तअल्पता होता है, या भी सही है। राइबोफ्लेविन से बेरी बेरी दिया हुआ है, यह जो विकल्प हो जाएगा यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी3, जिसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं, की कमी से बेरी बेरी नहीं होता, बल्कि घूमोर यानी कि त्वचा रोग जैसे कि जीभ, जिसमें कि जीभ की सूजन और आंखों की सूजन जैसी समस्याएं होती, जबकि बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 यानी कि विटामिन बी1 जिसका सही नाम होता है थायमिन की कमी से होता है। बाकी विकल्पों की बात हो तो कैल्सीफेरॉल अस्थिरगणता इससे होता है। नियासिन जिसे विटामिन बी3 बोलते हैं पेलाग्रा रोग होता है। और कोबालामिन जिसका रासायनिक नाम विटामिन बी12 का रासायनिक नाम कोबालामिन है, इसकी कमी से संघातिक रक्ताल्पता होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा कि विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरोलॉजी कहते हैं इसे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है, इसमें वायरस की संरचना, संक्रमण और रोगों का अध्ययन किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो टॉक्सिलॉजी में विष और जहर के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपसे पूछा कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोनार जिसे साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग एक यंत्र है। सोनार जो जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग एक यंत्र है जो ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उपयोग कर पानी के अंदर स्थित वस्तुओं जैसे पनडुब्बी, चट्टान, डूबी हुई जहाज आदि की स्थिति, दूरी और गहराई का पता लगाता है। यह तकनीक ध्वनि तरंगों के प्रतिध्वनि पर आधारित होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑडियोमीटर मानव श्रवण क्षमता मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर की बात करें तो बहुत छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? आपसे पूछा है कि कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रिनल हार्मोन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एड्रेनालिन हार्मोन को ही आमतौर पर लड़ो या भागो हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। या अधविक्र ग्रंथ के मज्जा भाग में स्रावित होता है। या हार्मोन तनाव, भय, उत्तेजना या खतरे की स्थिति में शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। इसका मुख्य प्रभाव क्या है? तो हृदय गति बढ़ाता है, रक्तचाप बढ़ाता है, श्वसन दर बढ़ाता है, मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ाता है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ाकर शरीर को ऊर्जा देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है खट्टे फल जो रसोई के आवश्यक घटक है वह विटामिन सी में पाया जाता है। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? खट्टे फल जो रसोई के आवश्यक घटक हैं जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, आपसे पूछा है कि विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, और एस्कॉर्बिक अम्ल उसे कहते हैं। विटामिन सी को जो है अन्य नाम एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। या मुख्य रूप से खट्टे फलों जैसे संतरा, नींबू, आंवला, अमरूद, टमाटर आदि में पाया जाता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और स्कर्वी नामक रोग से बचाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो साइट्रिक अम्ल या खट्टे फलों के स्वाद का कारण है लेकिन विटामिन नहीं है। लैक्टिक अम्ल दही या खट्टे दूध में पाया जाता है, विटामिन नहीं है। और फॉलिक अम्ल या विटामिन बी9 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा लाइकेन किन दो जीवों के बीच का सहजीवी संबंध है? आपसे पूछा कि लाइकेन जो है किन दो जीवों के बीच का सहजीवी संबंध है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कवक और शैवाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन एक सहजीवी संबंध है जिसमें कवक और शैवाल साथ रहते हैं। कवक आश्रय और नमी प्रदान करता है। कवक जो होता है
है वह आश्रय और नमी प्रदान करता है, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है। यह संबंध दोनों के लिए लाभकारी होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा उभयलिंगी जानवर का उदाहरण कौन सा है। आपसे पूछा कि उभयलिंगी जानवर का उदाहरण कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केचुआ इस प्रश्न का राइट आंसर है। केचुआ उभयलिंगी होता है, यानी इनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। केचुए में स्वः निषेचन नहीं बल्कि परस्पर निषेचन होता है। यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उभयलिंगी जीव कौन कौन से होते हैं। केचुआ, जोग, टेपवर्म होते हैं। दोनों प्रजनन अंग होने के बावजूद अधिकांश में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कृषि में केचुए को फार्मर फ्रेंड्स कहा जाता है, यानी कि किसानों का मित्र कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं। आपसे पूछा कि गुणसूत्र जो होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डीएनए और प्रोटीन से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र मुख्य रूप से डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो होते हैं मुख्य रूप से डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए में आनुवंशिक जानकारी संग्रहित रहती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन संग्रहित रहती है। प्रोटीन डीएनए को संगठित करने में मदद करते हैं, जिससे क्रोमोसोम बनता है। मनुष्य में सामान्यतः 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े होते हैं। क्रोमोसोम कोशिका के नाभिक पे पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा कीट भक्षी पौधा है। आपसे पूछा है कि कौन सा कीट भक्षी पौधा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूट्रिकुलेरिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूट्रिकुलेरिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूट्रिकुलेरिया एक कीट भक्षी पौधा है जो छोटे जीवों को पकड़कर पोषण प्राप्त करता है। इसमें ब्लैडर जैसे जाल होते हैं जो पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को पकड़ते हैं। यह पौधा सामान्यतः पोषक तत्वों की कमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अन्य कीट भक्षी पौधे की बात करें तो नेपथैंस, डाशरेरा और बीनस फ्लाईट्रेप, ये सभी भी कीट भक्षी पौधे हैं। ये पौधे नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए कीट खाते हैं। अधिकतर दलदली क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आंखों का रंग किस वर्णक के कारण होता है। आपसे पूछा है कि आंखों का रंग किस वर्णक यानी पिगमेंट के कारण होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर मेरे साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बताइए इसका राइट आंसर पता है कि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलानिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेलानिन वह वर्णक है जो आंखों के रंग को निर्धारित करता है। अधिक मेलानिन गहरा रंग जैसे भूरा काला, और कम मेलानिन हल्का रंग जैसे नीला हरा, यह त्वचा और बालों के रंग के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो मेलानिन शरीर को यूवी किरणों से भी सुरक्षा देता है, या मेलनोसाइट कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है। आंख का रंग आनुवंशिक होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। या आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबियम। कैबियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैबियम ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैबियम एक प्रकार का मेरिस्टेमेटिक ऊतक है जो द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। यह नया जाइलम और फ्लोएम बनाता है जिससे पौधों की मोटाई बढ़ती है। वृक्षों में वार्षिक वलय का निर्माण भी कैबियम की क्रिया से होता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो जाइलम या जल और खनिजों का परिवहन करता है। फ्लोएम या भोजन का परिवहन करता है। एपिडर्मिस या बाहरी सुरक्षा परत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा कुनैन किस पौधों की छाल से निकाला जाता है। आपसे पूछा है कि कुनैन जो है किस पौधे की छाल से निकाला जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनकोना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। कुनैन का उपयोग मलेरिया के इलाज में भी किया जाता है। यह पौधा मुख्यतः दक्षिण अमेरिका और भारत के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है परागकणों का उत्पादन करने वाला पुष्प भाग कौन सा है। आपसे पूछा है कि परागकणों का उत्पादन करने वाला पुष्प भाग कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी,
पराग कोष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पराग कोष पुंकेसर का भाग होता है जहां परागकण बनते हैं। यह नर जनन अंग है। परागकण ही परागण के माध्यम से प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्या? परागकण ही परागण के माध्यम से प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो वर्तिकाग्र या पराग को ग्रहण करता है, उत्पादन नहीं करता। वर्तिका या वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ता है। और बीजांड की बात करें तो यह मादा भाग है जहां बीज बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के खाद्य पदार्थ हैं। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के खाद्य पदार्थ हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट और वसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत होते हैं जैसे चावल, रोटी आदि। वसा अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर में ऊर्जा का भंडारण करते हैं। ये दोनों मिलकर शरीर को तुरंत और दीर्घकालिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में जो है 4 कैलोरी पाई जाती है और 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी यानी कि सबसे अधिक इसमें पाई जाती है। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व तो आवश्यक होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब आपको गलत विकल्प छांटना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। नाट जहाज के चाल की माप है, एकदम सही है। नॉटिकल मील में नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, यह भी सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग की इकाई है, तो यह भी विकल्प सही है। एंगस्ट्रॉम जो प्रकाश के तरंग की इकाई। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, यह एकदम गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष समय की मापन बताया है, यह गलत हो जाएगा। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष वास्तव में दूरी की इकाई है, ना कि समय की। यह दर्शाता है कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वह लगभग 9.46 कितना 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर होता है। क्या कि प्रकाश वर्ष वास्तव में दूरी की इकाई है, ना कि समय की। यह दर्शाता है कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वह लगभग 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर होता है। तो ये थे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा कि विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।